नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से केरला के इर्नाकुलम में इर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। बेसिकली इर्नाकुलम कोची सिटी का एक पोर्शन है और क्योंकि गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोची को भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसी के अंतर्गत इस इर्नाकुलम रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाने वाला है। दोस्तों इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए बिड्स इनवाइट करने से पहले रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से प्री बिड मीटिंग इनवाइट भी की गई थी, जिसमें 15 कंपनीज की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था। और क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कोची में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और ये इर्नाकुलम रेलवे स्टेशन भी कोची बस स्टैंड एंड कोची सिटी से पूरी तरह से वेल कनेक्टेड है और आने वाले समय में इस स्टेशन के पास एक मेट्रो स्टेशन भी कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। तो ऐसे में रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान है कि इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में विकसित किया जा सके। इस रेलवे स्टेशन को DBR40 मॉडल यानी कि डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, जिसे 229 करोड़ की लागत से अगले 3 सालों के बीच रीडेवलप कर लिया जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए ग्रीन टैक्स प्रपोजल को गवर्नमेंट की अप्रूवल दे दी गई है। इस प्रपोजल के अंतर्गत वो पर्सनल व्हीकल्स जो 15 ईयर से ज़्यादा ओल्ड होंगे उन पर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने के समय एडिशनल 10 to 25% तक रोड टैक्स या फिर यूँ कहें कि ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और वहीं इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो व्हीकल्स 8 ईयर से ज़्यादा ओल्ड होंगे उन पर भी ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जब कोई न्यू व्हीकल खरीदा जाता है तो उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट और या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वैलिड होता है और उस टाइम पीरियड के एक्सपायर हो जाने के बाद इस फिटनेस सर्टिफिकेट को दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, जिस पर आपको कुछ चार्जेस के साथ साथ टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन अब जो कोई भी पर्सनल व्हीकल्स 15 ईयर से ज़्यादा ओल्ड होगा उस पर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के समय एडिशनल 10 to 25% तक ग्रीन टैक्स भी लगाया जाएगा। स्पेसिफिकली देश में ओल्ड व्हीकल्स के कारण होने वाले पोल्यूशन को कम करने और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर नेचुरल गैस, एथेनॉल एंड LNG बेस्ड व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इस न्यू ग्रीन टैक्स पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। दोस्तों इस ग्रीन टैक्स से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उसको एक सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट में रखा जाएगा, जिसको देश में पोल्यूशन को टैकल करने और स्टेट में एमिशन मॉनिटरिंग के लिए न्यू फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और इस ग्रीन टैक्स की एक और बात यह है कि ये ग्रीन टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर नेचुरल गैस, इथेनॉल, CNG, LNG इस तरह के सभी व्हीकल्स पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने ये प्रोजेक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया वर्ल्ड की सभी मेजर इकोनॉमीज को पछाड़कर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगा। IMF ने ये प्रोजेक्ट किया है कि 11.5% के ग्रोथ रेट के साथ इंडिया ही वर्ल्ड की ऐसी कंट्री होगी जो डबल डिजिट में ग्रो करेगी और वहीं चाइना 8.1% के ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड से सेकंड फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी होगी और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.8% के ग्रोथ रेट के साथ इंडिया ही वर्ल्ड से फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। बेसिकली कोविड पेंडेमिक से अर्ली रिकवरी और इंडिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इंडिया के द्वारा लार्ज स्केल पर कोविड डोसेज के एक्सपोर्ट के कारण इंडियन इकोनॉमी वी शेप रिकवरी कर रही है और ऐसा IMF का कहना है। और दोस्तों यही मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताता चला रहा हूँ कि कोविड वैक्सीन के एक्सपोर्ट के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से रिकवरी होती हुई देखने को मिलेगी, जिसकी प्रोजेक्शन अब बड़ी बड़ी फोरकास्टिंग एजेंसी की तरफ से भी की जा रही है। बेसिकली इससे पहले भी लंदन बेस्ड ग्लोबल डाटा ने ये फोरकास्टिंग की थी कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 9.7% के ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनेगी और अब IMF ने इससे भी बेहतर 11.5% के ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन किया है। दोस्तों इससे पहले भी पिछले क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी के नेगेटिव ग्रोथ को देखकर IMF ने 7.8% के ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन किया था, लेकिन गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीन एक्सपोर्ट, PLI स्कीम्स एंड पॉलिसी वर्क्स के कारण IMF को उनकी ये प्रोजेक्शन बदलनी पड़ी है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर NHAI की तरफ से दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इनवाइट कर दिए गए हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ही किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे एक फुली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसकी टोटल लेंथ 180 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट से होकर गुजरेगा, जो दिल्ली, बागपत, सहारनपुर और देहरादून जैसी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर देगा। बेसिकली ये टेंडर इस एक्सप्रेसवे के 82 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक के पोर्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्वाइट किया गया है और इससे पहले 82 किलोमीटर तक का टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के इस पार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 ईयर्स की डेडलाइन रखी गई है, जिसे 836 करोड़ की कॉस्ट से कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहाँ पर ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट के भुवनेश्वर एंड कटक सिटी में 25,000 न्यू हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये सभी हाउसेस लोअर एंड मिडिल क्लास ग्रुप्स के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं, जिसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट 200 एकड़ ऑफ लैंड सेलेक्ट कर ली है।
और इन हाउसेज के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अप्रैल 2021 में फ्लॉट कर दिया जाने वाला है। दोस्तों उड़ीसा स्टेट में ऐसा पहली बार होगा कि इतने बड़े स्केल पर एक साथ 25,000 हाउसेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इन हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो 200 एकड़ ऑफ लैंड को सिलेक्ट किया है उसमें से कुछ पोर्शन प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड डेवलपर्स को दिया जाएगा और फिर उनसे जो पैसा मिलेगा उसको इन हाउसेज के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन हाउसेज का कंस्ट्रक्शन भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA, ओडिशा स्टेट हाउसिंग बोर्ड OSHB और कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के द्वारा मिलकर किया जाएगा, जिसमें हाउसेज के कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइवेट बिल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और क्योंकि ये हाउसेज स्पेसिफिकली लोअर एंड मिडिल क्लास ग्रुप्स के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो इनका प्राइस भी मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक और अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की तरफ से, जहाँ पर भारती एयरटेल ने तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ओवर कमर्शियल नेटवर्क में उनकी 5G सर्विसेज को टेस्ट कर लिया है। बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जियो इंडिया में उनके 5G नेटवर्क एंड सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए एडवांस टेस्ट स्टार्ट करने वाला है और एयरटेल ने जियो से एक कदम आगे निकलते हुए उनके 5G नेटवर्क को टेस्ट भी कर लिया है, जिस कारण एयरटेल देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिन्होंने देश में सबसे पहले लाइव 5th जनरेशन नेटवर्क को टेस्ट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी बैंड्स में सफिशिएंट स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इसरो ने 125 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम को होल्ड कर रखा था, जिसको अब उन्होंने रिलीज़ कर दिया है ताकि देश में 5G सर्विस को लॉन्च किया जा सके। तो ऐसे में भारती एयरटेल ने उनके एग्जिस्टिंग 118 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी बैंड में ही 5G नेटवर्क को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जो उनके एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क के कंपैरिजन में 10 गुना से ज़्यादा स्पीड दे रहा था। ऐसी स्टेटमेंट भारती एयरटेल की तरफ से निकल कर आ रही है। हालांकि अभी इस 118 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी बैंड एंड एयरवेव्स में 5G नेटवर्क को लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि लार्ज स्केल पर 5G सर्विसेज एंड नेटवर्क को डिप्लॉयमेंट करने के लिए ये अवेलेबल स्पेक्ट्रम सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे में जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन किया जाएगा, उसी समय पूरे एफिशिएंट एंड सीमलेस तरीके से 5G नेटवर्क एंड सर्विसेज को देश में लॉन्च किया जा सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जल्दी से जल्दी 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन करे और जल्दी ही हमें देश में 5G नेटवर्क को यूज़ करने का मौका मिले। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत ये दोनों मिलकर एग्रीकल्चर बेस्ड न्यू रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि इन दोनों इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बेसिकली अभी वो टॉपिक्स एंड एरियाज नहीं सिलेक्ट किए गए हैं जिन पर रिसर्च की जाएगी, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसजेनोमिक स्टडीज़, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप एंड अदर मॉलिक्यूलर बेस्ड रिसर्चेस एंड स्टडीज़ की जाएंगी। दोस्तों इससे पहले भी IISER पुणे में एक प्लांट बायोलॉजी ग्रुप कई तरह के प्लांट एंड एग्रीकल्चर बेस्ड न्यू रिसर्चेस कर रहा है, जिसके साथ ही ICAR मिलकर टीम अप करके न्यू रिसर्चेस पर स्टडीज़ करेंगी। बेसिकली IISER पुणे में पहले से ही एक बायो क्लस्टर सेटअप किया हुआ है, ताकि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के रिसर्चर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर न्यू रिसर्चेस करें और एक दूसरे से आपस में नॉलेजेस एंड स्टडीज़ को शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो न्यू एग्रीकल्चर बेस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्चेस की जाएंगी वो कहीं ना कहीं देश में एग्रीकल्चर मार्केट को स्केल अप करने में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट से, जहाँ पर गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लाइन प्रोटेक्टेड हिली फॉरेस्ट एरिया में लाइन सफारी शुरू कर दी गई है। बेसिकली इस लाइन सफारी का अनाउंसमेंट एक हफ्ते पहले ही गुजरात के CM विजय रूपानी जी के द्वारा कर दी गई थी, जिसे अब ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों इससे पहले भी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के शासन विलेज में गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के लाइन प्रोटेक्टेड एरिया में लाइन सफारी अवेलेबल थी, जो कि काफ़ी बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन भी थी। और इसी के चलते इस न्यू एंड सेकंड लाइन सफारी को भी गुजरात में ऑपरेशनाइज कर दिया गया है। इस सफारी में टोटल 8 सफारी ट्रिप्स होंगी, जिसमें 4 मॉर्निंग एंड 4 इवनिंग में होगी। और ये सफारी गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 13 किलोमीटर तक अंदर की ट्रिप करवाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें गुजरात के टूरिज्म सेक्टर से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।